हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीसी चैप्टर 5 में यहाँ पर ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न स्टूडेंट जो कि 2 नंबर और 3 नंबर में पूछा जाता है। और आज का क्वेश्चन है रेटिकुलाइट किसे कहते हैं, रेटिकुलाइट को समझाइए। आपको इसके पहले स्कंदन को समझना होगा, जो कि ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया था। स्कंदन है क्या, जैसे देखिए कोई भी आपके पास मान लीजिए कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी तंत्र है, उसमें यदि विद्युत अपघट्ट मिला दिया जाए तो उसके अवक्षेप बनने लगते हैं। अवक्षेप बनने की प्रक्रिया स्टूडेंट स्कंदन कहलाती है। अब इसको आप कैसे समझोगे, जैसे पहले बच्चों आपका दूध है, दूध में जैसे ही हम नींबू का रस डालते हैं तो इसमें जो वसा के कण हैं वो स्टूडेंट स्कंदित हो जाते हैं, मतलब अवक्षेप के रूप में अलग हो जाते हैं। तो आप लोग कहते हैं दूध फट गया। जब पनीर बनाया जाता है दूध से स्टूडेंट, तो इसमें है ना स्कंदक के रूप में, स्कंदक करने के लिए कुछ न कुछ विद्युत अपघट्ट मिलाया जाता है, जिससे क्या होता है कि दूध फट जाता है और हमें पनीर प्राप्त हो जाता है। समझ रहे हैं ना। तो उसी प्रकार स्टूडेंट रेटिकुलाइट है जो कि उसको स्कंदित होने से रोकता है। कुल मिलाकर के रेटिकुलाइट एक प्रकार से विद्युत अपघट्ट है, या कुछ ऐसे कोलाइडी हैं जो कि स्कंदन की क्रिया को रोकते हैं, उसे हम रेटिकुलाइट कहते हैं। सिंपल है, कहने का मतलब किसी भी कोलाइड तंत्र से स्कंदन की क्रिया को रोकने के लिए जिन कोलाइडों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम रेटिकुलाइट कहते हैं। सिंपल भाषा में समझें कि कुछ ऐसे कोलाइड्स जो कि स्कंदन करने से या स्कंदन होने से है ना मतलब उसका विरोध करते हैं, स्कंदन की क्रिया का विरोध करते हैं। तो जब प्यारे बच्चों किसी भी मान लीजिए कोलाइड तंत्र है, किसी भी कोलाइड तंत्र का स्कंदन ज्यादा मात्रा में हो रहा हो, तो उसको यदि मंद करना है या कि उस स्कंदन की क्रिया को रोकना है तो फिर अपन रेटिकुलाइट का प्रयोग करते हैं। तो देख सकते हैं द्रव विरोधी कोलाइड विलयन में थोड़ा सा विद्युत अपघट्ट मिलाने से उसका स्कंदन शीघ्र ही हो जाता है। मतलब किसी भी मान लीजिए आपके पास द्रव विरोधी का मतलब क्या होता है, जिनमें परिक्षेप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच दुर्बल बल लगा रहता है, दुर्बल वान डर वाल्स बल होता है। यदि प्रबल वान डर वाल्स बल है तो वो द्रव स्नेही कहलाता है, लेकिन दुर्बल वान डर वाल्स बल है तो वो द्रव विरोधी कोलाइड है। अब द्रव विरोधी में जैसे ही विद्युत अपघट्ट मिलाते हैं तो स्कंदन शीघ्र हो जाता है, परंतु यह विद्युत अपघट्ट मिलाने से पहले द्रव विरोधी कोलाइड में कोई जल स्नेही कोलाइड जैसे जिलेटिन, अगर कि जेली, एल्यूमिन आदि की थोड़ी सी मात्रा मिला दी जाए तो विद्युत अपघट्ट का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। कहने का मतलब स्कंदन होने से पहले ही, विद्युत अपघट्ट मिलाने से पहले कुछ और अन्य विद्युत अपघट्ट या जल स्नेही कोलाइड मिला देते हैं तो स्कंदन की क्रिया क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। ठीक है ना। अब स्कंदन की क्रिया को धीमा करना ही क्या कहलाता है स्टूडेंट, रक्षण कहलाता है। ठीक है। और इसमें जो भी प्रयोग किया जाता है, जो भी पदार्थ मिलाए जाते हैं उसे हम रेटिकुलाइट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर किसी सोडियम सॉल्ट में थोड़ा सा जिलेटिन मिला देने पर सोडियम क्लोराइड विलयन द्वारा उसका स्कंदन नहीं होता है। बिल्कुल सिंपल है उदाहरण के तौर पर। तो आप रेटिकुलाइट का मतलब समझ गए होंगे कि स्कंदन की क्रिया को मंद करने के लिए कुछ ऐसे द्रव स्नेही कोलाइड मिला दिए जाते हैं जिससे कि स्कंदन की क्रिया मंद हो जाती है। तो ये कहलाता है रेटिकुलाइट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपके लिए कि देखते हैं अगला क्वेश्चन, बादलों पर सिल्वर आयोडाइड का स्प्रे करने पर वर्षा होना कैसे संभव है। देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तथ्यात्मक क्वेश्चन, कि बादलों पर सिल्वर आयोडाइड का स्प्रे करते प्यारे बच्चों तो वर्षा का कैसे होना संभव होता है। तो यहाँ पर बादलों की प्रकृति कोलाइड होने के कारण इन पर आवेश होता है। सिल्वर आयोडाइड एक वैद्युत अपघट्ट है जो बादलों पर इसका स्प्रे करने पर परिणाम स्वरूप स्कंदन होता है, जिससे वर्षा होती है। कहने का मतलब आयन नष्ट होते हैं और क्रिस्टल के रूप में नीचे गिरने लगता है वर्षा का जल। समझ गए ना। ये सिल्वर आयोडाइड क्या काम करता है, सिल्वर आयोडाइड भैया कि जैसे कहते हैं ना कि कृत्रिम वर्षा, तो कुछ नहीं किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का जाकर के ऊपर यदि वायुमंडल में स्प्रे किया जाता है। अब आपको पता है चाहे कोई भी सीजन होगा, जल वाष्प के कण वायुमंडल में उपस्थित रहते हैं। जैसे ये स्प्रे किया गया तो जो जल वाष्प है उसके आयन से समाप्त होते हैं, और जब किसी भी पदार्थ के किसी भी कण के आयन समाप्त हो जाते हैं तो वो उदासीन होता है और अपने है ना वहां पे गतिमान से बिल्कुल मतलब गति करना बंद कर देता है, गतिमान अवस्था से स्थिर अवस्था में आने की कोशिश करता है। और उसी प्रकार से वायुमंडल में जल वाष्प के कण आवेशित होकर के बिल्कुल गति कर रहे होते हैं। जब स्प्रे किया जाता है सिल्वर किसका, आयोडाइड का, तो ये आयंस को नष्ट करता है। उदासीन होने के कारण जल वाष्प की जो है कण है वो बूंद के रूप में नीचे गिरने लगते हैं। सिंपल है, यही है कृत्रिम वर्षा। अगला क्या होता है जब ताजे अवक्षेप आयरन हाइड्रोक्साइड को थोड़े से तनु या फिर Cl3 विलयन में मिलाकर हिलाया जाता है।
तो सिंपल है, जब ताजे अवक्षेप FeOH का होल थ्राइस को तनु FeCl3 विलयन के साथ हिलाने पर FeOH का होल थ्राइस लाल भूरे रंग के कोलाइड विलयन में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रम को पेप्टिकरण कहते हैं। पेप्टिकरण आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टूडेंट, कोलाइडीसाल बनाने का मेथड है। पेप्टिकरण मैंने ऑलरेडी बनाया था, आप लोग सर्च कर सकते हैं पेप्टिकरण बाय शिव सर या शिव कोचिंग क्लास, मिल जाएगा। इसमें FeCl3 विलयन में प्राप्त Fe3 पॉजिटिव आयन FeOH का होल थ्राइस अवक्षेप के कणों पर अधिशोषित होकर धनाभिषिक्त कोलाइड विलयन बनाते हैं। तो सिंपल, इसको थोड़ा सा याद कर लेना। अगला मेन क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है कई बार, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों, बताना है आपको। तो वायुमंडल में स्थित धूल के कण एक कोलाइड विलयन का निर्माण करते हैं। इन धूल के कण कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। एक ही कारण है। यदि एक नंबर में एक वाक्य में उत्तर आ जाए कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता क्यों, क्या कारण है, तो आपको बताना है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला रंग का दिखाई देता है। या कि ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ जाए कि आकाश का नीला रंग दिखाई देना कारण क्या है, तो आपको क्या बताना है, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या प्यारे बच्चों, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश नीला रंग का दिखाई देता है। अगला स्व उत्प्रेरण किसे कहते हैं, समझाना है। स्व उत्प्रेरण क्या है स्टूडेंट, कि जब किसी अभिक्रिया में उत्पन्न पदार्थों में से कोई पदार्थ उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है तो स्व उत्प्रेरक कहलाता है। आपको पता है, और ये जो परिघटना है स्व उत्प्रेरण कहलाता है। सिंपल है, जैसे कोई भी रासायनिक अपक्रिया आप संपन्न करा रहे हो तो रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप बनता है उत्पाद, और उत्पाद में से ही प्यारे बच्चों कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो उत्प्रेरक का कार्य करने लग जाते हैं, उसे स्व उत्प्रेरक कहते हैं। और यह अपक्रिया या यह प्रक्रम जो है स्व उत्प्रेरण कहलाता है। फिर से समझें, कोई रासायनिक अपक्रिया संपन्न करा रहे हैं, अभिकारक से उत्पाद बन रहा है, क्रिया फल बन रहा है, बनने वाले पदार्थ में से ही कुछ ऐसे पदार्थ मिल गए जो कि उत्प्रेरक का कार्य करने लगते हैं। बनने वाले पदार्थ में से ही कुछ ऐसे पदार्थ आपको मिल गए जो कि उत्प्रेरक का कार्य कर रहे होते हैं, तब उसे हम स्व उत्प्रेरक कहते हैं स्टूडेंट, और यह प्रक्रम स्व उत्प्रेरण कहलाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबको तैयार कर लेना है। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि छूट जाते हैं पढ़ाते समय, तो आपको कंप्लीट करा दिया जाता है। अगला, ताप बढ़ाने पर भौतिक अतिशोषण की घटना को कैसे होती है, या कि ताप बढ़ाने पर भौतिक अतिशोषण क्यों घटता है। भौतिक अतिशोषण का है ना क्रिया दर कम हो जाता है, जबकि रासायनिक अतिशोषण का क्रिया दर समान रूप से बढ़ता रहता है। तो भौतिक अतिशोषण एक ऊष्मा छेपी प्रक्रम है। ऊष्मा अवक्षेपी या ऊष्मा छेपी। ऊष्मा छेपी मतलब ऊष्मा उत्पन्न होना, ठीक है ना। तथा यह एक उत्क्रमणीय भी ठोस द्रव या ठोस से गैस अधिशोषण प्लस ऊष्मा, यानी ठोस गैस जो है अधिशोषण के फलस्वरूप इसमें से ऊष्मा निकलती है। भौतिक अतिशोषण कम ताप पर संपन्न होता है तथा तापमान बढ़ाने पर यह ली-सातेलिय के नियम अनुसार कम होता है। क्या होता है, कम होता है। यानी ली-सातेलिय ने बताया था कि किसी भी अपक्रिया में यदि हम ताप बढ़ा दें तो उसकी क्रिया दर घट जाती है। ये ली-सातेलिय का सिद्धांत था। तो ताप बढ़ाने पर भौतिक अतिशोषण क्या होता है, घट जाता है। ऑब्जेक्टिव में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण में क्या प्रभाव पड़ता है, तो भौतिक अधिशोषण में कमी आ जाती है। ओके, चलिए, अधिशोषक किसे कहते हैं, तो अधिशोषक क्या है प्यारे भाइयों, ठोस द्रव गैस जिसमें अधिशोषण की क्रिया होती है वो अधिशोषक कहलाता है। और यदि आपसे पूछ दे अधिशोष किसे कहते हैं, कि ठोस द्रव गैस जिसका अधिशोषण होता है उसे हम अधिशोष कहते हैं। सिंपल है, जैसे प्यारे बच्चों हम मान लीजिए हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम के प्लेट पर है ना मतलब अधिशोषित करा रहे हैं, तो हाइड्रोजन एक क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस एक अधिशोष हो गया और आपका प्लेटिनम का प्लेट आपका अधिशोषक हो गया। यानी जिसके सतह पर अधिशोषण होता है प्यारे बच्चों उसे कहते हैं अधिशोषक, ठीक है। और जिसका अधिशोषण हो रहा है उसे कहते हैं अधिशोष, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो गैस, जैसे मान लीजिए किसी भी गैस का, जैसे चारकोल में गैस का अधिशोषण, तो गैस क्या है, अधिशोष है, और चारकोल आपका अधिशोषण है। गैस का चारकोल पर अधिशोषण हो रहा है। अगला, नदियों के समुद्र में मिलाने से डेल्टा बनता है, कैसे, तो आपको मैं एक चीज बता दूं, इस पर मैंने अलग वीडियो बनाया था, पिछले आपको वीडियो में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेंगे। तो नदियां क्या होता है स्टूडेंट, नदियों में बहाकर लाई गई धूल कण है ना, विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, अपशिष्ट पदार्थ, इनमें नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे ही प्यारे बच्चों ये समुद्र से मिलते हैं तो समुद्र के धनात्मक आयन से ये उदासीन होते हैं और कण जो है गति करना बंद कर देते हैं। और जब कण गति करना बंद कर देते हैं वो स्थिर अवस्था में हो जाते हैं। धीरे धीरे करके कई कण वहां पर एकत्रित होते हैं और कई साल बाद वहां पर एक डेल्टा का निर्माण हो जाता है। फिर से समझें मैं क्या कहना चाहता हूँ। नदी का पानी बह रहा है, नदी के पानी के साथ साथ उसमें धूल कण
बैक्टीरिया अवशिष्ट पदार्थ हैं जो कि ऋणावेशित है, मतलब उस पर ऋण आवेश है। जब वो समुद्र के संपर्क में आता है, तो निगेटिव आयन है किसके, नदी के कण के निगेटिव आयन है, समुद्र के धनात्मक आयन से, जैसे सोडियम पॉजिटिव हो गया, पोटेशियम पॉजिटिव हो गया, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव हो गया, ये जो है उदासीन कर देते हैं कणों को। और जब कण उदासीन हो जाता है प्यारे बच्चों तो गति करना बंद कर देता है, तो वो मुहाने पर जाकर के जमता रहता है, धीरे धीरे करके जमते जमते इतना विशालकाय क्षेत्र बन जाता है कि वो डेल्टा का रूप ले लेता है। डेल्टा का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बना एक छोटा सा भूभाग जो कि नदी के मुहाने पर बनता है, तीनों तरफ से पानी रहता है और बीच में प्यारे बच्चों मिट्टी बन जाता है, ठीक है ना। तो ये डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा आपको पता होगा ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो नदियों के समुद्र में मिलने से डेल्टा का निर्माण इसी प्रक्रम से होता है। तो आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं कंप्लीट, और वीडियो को आप लोग पूरा देखा करें और शेयर भी कर दिया करें, प्लेलिस्ट विजिट करें, और यदि नोट्स लेना है तो 9685293949 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर है, मात्र 100 रुपये में आपको सभी चैप्टर के नोट्स दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए, है ना, और पसंद आ जाए तो लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।